प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। और सवाल नंबर 5 है, जगत स्वरूप के निम्नलिखित शेषों से 31 मार्च 2016 के अंतिम खाते बनाइए। और इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग सबसे पहले परचेज अकाउंट लिखेंगे जो कि है 1,60,000। उसके बाद कैरियज लिखेंगे 800 और मजदूरी लिखेंगे 400 और इधर लिखेंगे सेल अकाउंट 1,20,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000। इस तरह से आपने जितनी मदें इसमें लिखनी है वो आपने लिख दिया। अब इसको जोड़ लगा दीजिए और इधर सेल और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ने पे 2,20,000 आया और इधर 1,60,000, 800 और 400 इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1,61,200। ये आप जोड़ दीजिए। 2,20,000 में घटा दीजिए 0, 8 4 12, 8 4 12 और 1 और 1, 1,61,200 इसको घटा दीजिए 0 0 8 8 58,800 घटाने से आया 58,800 यहाँ रख दीजिए। और ये 2,20,000 का टोटल अमाउंट इधर रख दीजिए, क्योंकि आपको पता है जितना ये डेबिट पक्ष है उतना ही क्रेडिट पक्ष, क्योंकि क्रेडिट डेबिट दोनों का योग हमेशा बराबर होता है, इसलिए उसी नियम के तहत ये 2,20,000 का अमाउंट इधर है तो 2,20,000 इधर आए। और इन तीन मदों का जोड़ 1,61,200 आया और 2,20,000 में 1,61,200 घटा दिया तो आ गया 58,800। क्योंकि ये डेबिट साइड आया है इसलिए इसको टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये जब डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है, डेबिट साइड का टोटल कम होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। जब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है, क्रेडिट का कम होता है तो ग्रॉस लॉस आता है। अब सर्वप्रथम इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाइए। यहाँ तक ये ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया, अब इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो इसको ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये 58,008 को इसको यहाँ ले आइए तो ग्रॉस प्रॉफिट BD, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 58,800, ठीक है। ये इसको यहाँ ले आइए ये अमाउंट, तो ये 58,800 का अमाउंट अब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले आए जिसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि जो ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है प्रॉफिट उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं, और जब नेट प्रॉफिट जो आता है उसे बैलेंस शीट में ले जाते हैं। अब आइए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या शो करते हैं इसको देखें। वैसे तो आप जानते ही हैं, कई सवाल लगा चुके हैं, इसका फॉर्मेट मैं बता चुका हूँ, काफ़ी दिन से क्लास से चल रहे हैं। अब यहाँ देखिए 2, आइए फिर एक तरफ से छांटते हैं। रोकड़ खाता बैलेंस शीट का मद है, बैंक खाता बैलेंस शीट का मद है, क्रय खाता ट्रेडिंग का मद है, व्यापारिक पे इसको यहाँ दिखाते हैं ट्रेड एक्सपेंसेज 200, ट्रेड एक्सपेंसेज यहाँ दिखाते हैं 200, ये हमने दिखा दिया। फिर निजी व्यय ड्राइंग इसको यहाँ दिखा दीजिए।
निजी व्यय, निजी व्यय को प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट के कैपिटल में से घटाया जाएगा, यहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा। अगर माल पे खर्च होता तब तो यहाँ दिखाते हैं, क्योंकि ये निजी व्यय दिया हुआ है, रुपया का होगा, इसलिए इसको कैपिटल में से घटा देंगे, यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। अप्राप्य ऋण, अप्राप्य ऋण को वाइड डेप्ट कहते हैं। अप्राप्य ऋण कितना है? 9,000। इसको दिखा दीजिए। भाड़ा इसको दिखा चुके हैं, मजदूरी दिखा चुके हैं। फुटकर व्यय, मिसलिनियस एक्सपेंसेज या सन्डा एक्सपेंसेज के नाम से इसको जानते हैं, और इसको यहाँ पे दिखा दीजिए 400। वेतन टू सैलरी अकाउंट 2,000, इसको यहाँ दिखा दीजिए। अब इधर क्या दिखाएंगे? बाई डिस्काउंट। बाई डिस्काउंट यहाँ क्यों करेंगे? बाई साइड क्यों लिखा? क्योंकि ये धनी शेष में दिया हुआ है। इट मीन्स ये कटौती मिली है, और मिलने वाली कटौती एक तरह का लाभ होती है, इसलिए ये क्रेडिट अकाउंट में, क्रेडिट साइड में दिखाई जाती है। अगर यही कटौती डीआर साइड में दी होती, ऋणी साइड में दी होती, तब इसको इधर दिखाते, तब ये खर्चा होता। तो अगर क्रेडिट साइड में कटौती या कमीशन है तो उसे बाई साइड में, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और अगर डेबिट साइड में दिया हुआ है तो वो खर्चा है और उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। इस तरह से ये आपने जो मदें थी उसको लिख दिया। अब आइए इसका जोड़ मारते हैं। एक बार और चेक कर लीजिए, ये कोई ऐसी मत तो नहीं छूट गई है जो दिखानी चाहिए और हमने दिखाया नहीं, गलती से छूट गई है। तो एक बार आइए दोहरा लेते हैं। सबसे पहले ऊपर से देखिए, रोकड़ खाता बैलेंस शीट का मद है, बैंक खाता बैलेंस शीट का मद है, क्रय खाता ट्रेडिंग का मद है, व्यापारिक व्यय प्रॉफिट एंड लॉस का है, दिखा चुके। निजी व्यय इसको बैलेंस शीट में कैपिटल में से घटाएंगे। अप्राप्य ऋण ये दिखा चुके हम लोग। भाड़ा ट्रेडिंग का है, मजदूरी ट्रेडिंग का है। फुटकर व्यय यहाँ है तो इसको हम ये मिसलिनियस दिखा चुके 400। वेतन हम दिखा चुके 2,000। और पूंजी खाता बैलेंस शीट, विक्रय खाता ट्रेडिंग में जाता है ये, और कटौती क्रेडिट साइड की है 200, इसको हम दिखा चुके। इस तरह से आइए इसको जोड़ मार लेते हैं, और आपने देखा ये इसका जोड़ हो गया 59,000, है ना। 0 0 8 2 10 8 1 9 5 1 6, 59,000 इधर का जोड़ आया, और इधर का जोड़ लीजिए 0 0 4 2 6 और 9 2 11, और 59,000 में से इसको घटा दीजिए। ठीक है, 59,000 क्यों? 59,000 कहाँ से आया? क्योंकि ये डेबिट साइड का, क्रेडिट का जोड़ है और ये डेबिट का जोड़ है, और हमेशा आप जानते हैं डी आर का जोड़ सी आर के बराबर होता है, इसी को दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। तो ये हमने जितना जोड़ सी आर का है उतना डी आर का है। यदि डी आर का जोड़ ज़्यादा होता तो उस जोड़ को दोनों तरफ लिखते। तो ये ध्यान रखेंगे, जो भी जोड़ ज़्यादा होता है वो दोनों तरफ लिखा जाता है, डी आर और सी आर। अब ये हमने घटा दिया, 0 0 10 में 6 गया 4, और 8 में से 1 गया 7, 5 में से 1 गया 4। 47,400 रुपया जो ये आया, इसको क्या बोलते हैं? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ये जो 47,400 का नेट प्रॉफिट आया, इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, अब बैलेंस शीट बना लीजिए। और ये हमने बैलेंस शीट का खाका खींच दिया है। अब ये इधर दिखाएंगे
लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। आपको पता है जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसमें टू और बाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक निश्चित तिथि को ये खाते बनाए जाते हैं, तो ये निश्चित तिथि हमने डाल दिया एज ऑन 31 मार्च। यानी तिथियों का बहुत महत्व है। आपने देखा वहाँ ये हमने यहाँ पे भी ये डाला हुआ है तिथि। तो ये जो फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं ये एक निश्चित तिथि को बनाए जाते हैं, तो इसमें तिथि का डालना अत्यंत आवश्यक है। तो आप वो तिथि डाल देंगे। अब आइए, सबसे पहले इसमें दिया है रोकड़, तो ये कैश अकाउंट है, ये एसेट का मद है, तो ये कैश अकाउंट है आपका 43,200, इसको लिख दीजिए। बैंक खाता ये भी इधर जाएगा एसेट में। बैंक अकाउंट है 1,08,200, 1,08,200। आप क्रय खाता यहाँ दिखाते नहीं, व्यापारिक व्यय दिखाएंगे नहीं, निजी व्यय यहाँ दिखाएंगे। तो निजी व्यय दिखाने पहले सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कैपिटल, पूंजी। पूंजी देखिए कहीं दी होगी, पूंजी दी हुई है 2 लाख। पूंजी दी हुई है 2 लाख और माइनस ड्राइंग, आहरण को इसमें से घटा दिया जाता है। आहरण कितना कर रहा है, देखिए आहरण कर रहा है, निजी व्यय को आहरण बोलते हैं, आहरण कर रहा है 4,000। तो ये मत घट के आ गया 1,96,000, है ना। इस कैपिटल में से ड्राइंग घट जाता है और नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है। तो नेट प्रॉफिट यहां लिख दीजिए। इस पे नेट प्रॉफिट है आपका 47,400। चाहें तो आप 1,96,000 यहां लिखें और इसको जोड़ करके फिर वो संपूर्ण मद यहां पे दिखाएं। तो 47,400 हमने दिखा दिया। अब क्या दिखाएंगे, इसमें देनदार दिखाएंगे। देनदार ये एसेट है, तो इसको एसेट तरफ दिखाइए। और देनदार है 32,000 के, देनदार है 32,000 के। और इधर कटौती नहीं दिखाएंगे, लेनदार दिखाएंगे। क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है और डेटर्स जो है वो एसेट होता है। और क्रेडिटर है आपका 40,000 का। ठीक है, अब इस तरह से ये आपका हो गया। और मेरी समझ से इसमें कुछ मदें नहीं बची हैं, पुनः एक बार आप चेक कर लीजिए। रोकड़ आपने दिखाई दिया है, बैंक आपने दिखाई दिया है, क्रय खाता, व्यापारिक खाता ये दिखाते नहीं हैं, निजी व्यय आपने उसमें से घटा दिया है, ये ड्राइंग जिसे बोलते हैं, जिसे निजी व्यय या आहरण कहते हैं। इसके अलावा अप्राप्त ऋण, इसको हम लोग यहाँ नहीं दिखाते, भाड़ा मजदूरी कुछ नहीं दिखाते, देनदार दिखाते 32,000 के। और इसके अलावा हम लोग दिखाएंगे पूंजी, वो आप दिखा ही चुके हैं। कटौती और विक्रय खाता दिखाते नहीं, लेनदार हमने दिखा दिया। अब इसको जोड़ मार दीजिए। अगर दोनों तरफ का जोड़ बराबर आ जाएगा तो आपका बैलेंस शीट सही है, वरना आपकी बैलेंस शीट गलत है। 0, 0, 4, 7, 6, 13, 18, 2,83,000 इधर आ गया। और इसमें एक चीज छूट रही है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 1,00,000 रुपया। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों पक्ष हमारे यानी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों पक्ष बराबर आ गए। यानी 2,83,400 इधर आया, 2,83,400 इधर आया। अतः हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। इस तरह आप ये जो फाइनल अकाउंट के सवाल हैं
इनको लगा डालेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कौन सा मद जो है ट्रेडिंग का है उसको ट्रेडिंग में लिखना है, कौन सी मद प्रॉफिट एंड लॉस की है उसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, कौन सी मद बैलेंस शीट में जाएगी उसे बैलेंस शीट में लिखना है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि कौन सी मद एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सी डेबिट साइड जाएगी, कौन सी क्रेडिट साइड जाएगी। और ये छूट है, कमीशन है, इस तरह बहुत सी मदें हैं जो कभी डेबिट साइड दी होती हैं, कभी क्रेडिट साइड। तो अगर क्रेडिट साइड छूट दी है इसका मतलब मिली है, फायदा है, तो वो क्रेडिट साइड में जाएगी। अगर वो मद छूट की डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड की मद है तो डेबिट साइड में जाएगी, अर्थात खर्चा है। इन बातों का ध्यान रखेंगे और घर पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगा डालेंगे। थैंक यू।